8 से 9 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड टूना डे। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हर साल 2 मई को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टूना डे। टूना क्या होती है? ये मछली है भाई साहब, ये मछली का फिश का टाइप्स है टूना। इसके अवेयरनेस के लिए हर साल 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टूना डे, यानी कि विश्व टूना दिवस। इसकी जो स्पीसीज है वो देखो लुप्त होती जा रही है, यानी कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है। ये अभी एंडेंजर्ड हो चुकी है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुकी है, यानी कि IUCN की लिस्ट की बात कर रहे हैं हम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2016 में वर्ल्ड टूना डे डिक्लेयर किया था, यानी कि 2016 से ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हर साल 2 मई को वर्ल्ड टूना डे, ताकि पीपल में, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके इसको प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि इसको बचाने के लिए। 7 मिलियन मेट्रिक टन से ज़्यादा टूना हर साल हार्वेस्ट की जाती है, यानी कि ये निकाली जाती हैं, पकड़ी जाती हैं मछलियाँ और इन्हें बेचा जाता है। ये माइग्रेटरी टूना स्पीसीज हैं। ये लगभग 20% जितनी भी मैरिन स्पीसीज वगैरह ये फिशरीज़ हैं, जैसे मछली उत्पादन किया जाता है, जितनी भी मछली हैं उनमें से 20% वैल्यू की ये टूना स्पीसीज हार्वेस्ट की जाती हैं और बेची जाती हैं। और 8% पूरे वर्ल्ड में जितना भी सी फूड है ट्रेड किया जाता है, समुद्र से निकलने वाला कोई भी फूड है, फिश हो गया या कोई भी किसी प्रकार का स्पीसीज हो गया जो फूड की कैटेगरी में आते हैं, सी फूड, उनमें से 8% टूना कंट्रीब्यूट करता है। ये टूना जो मछली है, इसमें देखो ओमेगा 3 जो बॉडी को चाहिए, एक ह्यूमन बॉडी को, वो भरपूर मात्रा में होता है। इसमें और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ, प्रोटीन मिलता है इसमें, विटामिन B12 मिलता है, और भी बहुत सारे इसके एडवांटेज होते हैं, फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिकॉर्न। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये नियो बैंक की एक कंपनी है, स्टार्टअप है, ओपेंग, ओपन नाम की। ये अभी 100th यूनिकॉर्न बन गया हमारी कंट्री में। तो यूनिकॉर्न है क्या, बस इतना जानना है आपको। ये ओपन जो एक स्टार्टअप है, ये मान लो एक कंपनी है। न्यू बैंक एक ऑलरेडी एक फर्म है हमारे इंडिया में, उसका एक ये स्टार्टअप है ओपन। ये 100वां बन गया है यूनिकॉर्न इंडिया में, 100वां बन गया है। ये यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है ये बताओ, सिर्फ यही जानना है आपको, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है। यूनिकॉर्न एक ऐसी कंपनी को बोलेंगे जिसकी टोटल वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है, या 1 बिलियन डॉलर हो चुकी है, उसी को बोलेंगे। अगर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट नंबर पे आता है यूनिकॉर्न में, यानी कि तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न इंडिया में हो चुकी हैं, और टोटल हो गई हैं 100, क्योंकि ओपन बन गया है 100 यूनिकॉर्न। टोटल वैल्यूएशन टोटल 100 यूनिकॉर्न की है 332.7 बिलियन डॉलर्स की। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री हमारी, उसने बनाया है, मतलब बताया है कि जितने भी टोटल वर्ल्ड में यूनिकॉर्न है, उनमें से 10 यूनिकॉर्न में से एक इंडिया से बिलोंग करती है, इंडिया में यूनिकॉर्न है, ऐसी कंपनी है। यानी कि जिनकी वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होगी, तो उस स्टार्टअप को या कंपनी को यूनिकॉर्न बोलते हैं। मिनिस्ट्री के हिसाब से पिछले जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उस मंत्रालय के हिसाब से 2022 में ये जो 4 महीने बीत चुके हैं, अप्रैल तक 14 यूनिकॉर्न नई बन गई हैं हमारे इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 2 के लिए भी। सिर्फ इतना जानना है ये इंस्टीट्यूशन का काम क्या होगा और किसने ये बनाए हैं। जो ये इंस्टीट्यूशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, इन मंत्रालय ने मिलकर 5 नए सेंटर इनॉग्रेट किए हैं, यानी कि उद्घाटन किया है इनका। ये काम क्या करेंगे, इनका काम क्या होगा, जितने भी इस रीजन में जो 5 सेंटर खोले हैं, 5 नए प्लेस पे, वहाँ पे जितने भी यूथ हैं, नौजवान हैं, उनको स्किल प्रोवाइड करेंगे, दक्षता देंगे, स्किल देंगे। और ये खोले गए मेनली नॉर्थ ईस्ट एरिया में। ये 5 सेंटर हैं, डिब्रूगढ़, दीमापुर, जोरहट, पासीघाट, सेनापति, ये सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हैं। डिब्रूगढ़ असम में है, ये जो है दीपापुर, ये भी असम में है, ये असम के आसपास हैं सारे प्लेस। और ये स्किल प्रोवाइड करेंगे, बस इतना याद रखना है।
जैसे आ जाता है स्किल प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए। ये प्रीलिम्स में तो नहीं आ सकता, लेकिन मेंस में ऐसा पूछा जा सकता है। तो मेंस में लिखने के लिए आपके पास ये पॉइंट होगा एक कि ऐसे सेंटर भी खोले हैं गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी स्किल डेवलपमेंट ने मिलके ये ऐसे सेंटर खोले, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रंट रनिंग। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रंट रनिंग होती क्या है या फ्रंट रनर होते क्या हैं, ये जानना है आपको। एक एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी थी जिसके मैनेजर ने ये 2,59,818 करोड़ की असेट को ये मैनेज करते थे। ये एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी इतनी संपत्ति को मैनेज करती थी, लेकिन इस कंपनी के 2 फंड मैनेजर थे, उनको सस्पेंड कर दिया। अभी सस्पेंड कर दिया क्यों? क्योंकि वो फ्रंट रनिंग कर रहे थे। तो इसमें हमें ये जानना फ्रंट रनिंग है क्या, बस इतना जानना है। फ्रंट रनिंग होती है जैसे मान लो कोई भी कंपनी है भाई साहब, ये कंपनी शेयर बेचना चाहती है मार्केट में अपना। शेयर तो आप जानते हो क्या होता है। शेयर मान लो कोई कंपनी है, वो पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, तो पब्लिक ऐसे तो देगी नहीं, पब्लिक से पैसा लेगी तो वो शेयर जारी करती है। शेयर मान लो ये एक कागज़ है, कागज़ पे लिखा हुआ है ये किस कंपनी का शेयर है, कंपनी का नाम होगा, उसकी स्टैंप होगी, कितने रुपए का शेयर है इस पे लिखा होगा। यानी कि शेयर पे जितना फ़ायदा होगा, यानी कि कितना फ़ायदा होगा, मान लो पब्लिक ने ख़रीदा, मैंने आपने किसी ने ख़रीदा किसी कंपनी का शेयर, तो कंपनी को जितने % का प्रॉफिट होगा, मान लो 10% का प्रॉफिट हुआ, तो शेयर का मान लो दाम था 1,000 रुपये, तो 10% कंपनी को फ़ायदा हुआ तो 10% भी हमें भी मिल जाएगा, 1,000 का 10%। तो इस तरह से ये शेयर मार्केट में जारी करती हैं कंपनी और पैसा लेती हैं पब्लिक से, और आगे कंपनी को आगे प्रमोट करने के लिए उस पैसे को लगाती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, निवेश करती हैं। अगर कंपनी जारी करने से पहले, शेयर मार्केट में जारी करने से पहले, क्योंकि कोई भी पब्लिक को इन्फॉर्मेशन नहीं है, उससे जारी करने से पहले कोई इंसान उसके स्टॉक खरीद लेता है, परचेज कर लेता है, पब्लिक में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले से स्टॉक खरीद लिया उस कंपनी का, तो जो वो खरीद रहे हैं उनको बोलेंगे फ्रंट रनर, और इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रंट रनिंग। लेकिन हमारे इंडिया में ये इलीगल है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फ्रंट रनिंग का जो प्रोसेस है इंडिया में इलीगल है, अवैध है, ये नहीं किया जा सकता। जो भी पकड़ा जाता है उसे सस्पेंड कर देते हैं, जैसे अभी ये सस्पेंड किए 2 फंड मैनेजर एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। तो ये इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इनका ये करते क्यों हैं, क्यों खरीद लेते हैं पब्लिक में जारी होने से पहले इन्फॉर्मेशन, पहले ही क्यों खरीद लेते हैं ये स्टॉक को? क्योंकि ये ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि जब ये शेयर मार्केट में आएगा तो हो सकता है इसका प्राइस राइज होगा, इसकी वजह से जब ये खरीद लेते हैं ना, राइज होगा भी, ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाते नहीं है बल्कि राइज होता भी है। क्योंकि ये जब खरीद लेते हैं स्टॉक को तो ये प्राइस को ही प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्योंकि देखो स्टॉक कम बच जाएगा, क्योंकि देखो भाई साहब जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड आप सब लोग जानते हो क्या होता है, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा। मान लो एक बंदा कोई खरीदना चाहता है शेयर किसी कंपनी का, लेकिन उसका ज़्यादा प्राइस है, मान लो 10 लाख 20 लाख 1 करोड़, एक बंदा मान लो नहीं खरीद सकता, तो बहुत सारे लोग आएंगे एक साथ, वो एक फंड बना लेंगे और इसमें पैसा इकट्ठा करेंगे सारे, और इसके लिए अपना एक मैनेजर मान लो अपॉइंट कर देंगे, वो इन सब के लिए शेयर खरीदेगा। इन्होंने मान लो किसी ने 1 लाख 2 लाख 50,000 20,000 1 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे शेयर मतलब अपने पैसे इकट्ठे किए और एक फंड में डाल दिए, इसी को बोलेंगे म्यूचुअल फंड, और फिर ये खरीदेंगे शेयर। तो मान लो म्यूचुअल फंड ने कोई बिग ऑर्डर दिया था किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, और उसी शेयर को उस फंड मैनेजर ने खरीद लिया पहले ही। जब वो खरीद लिया तो अब ये शेयर बचा नहीं कंपनी का, यानी कि उनकी जो सप्लाई थी वो लिमिटेड हो गई और डिमांड अभी भी बढ़ रही है उसकी। तो डिमांड सप्लाई का रूल यहाँ पे लग जाएगा, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा है किसी की, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो फ़ायदा किसको होगा भाई साहब? उन्हीं को होगा जिन्होंने पहले शेयर खरीद लिया, उन्हीं को जो फ्रंट रनर थे, जिन्होंने फ्रंट रनिंग के जरिए प्रोसेस ये पब्लिक में आने के इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही खरीद लिया। तो इसलिए ये अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं प्राइस को। तो सेबी इनको, जो सेबी है जो मार्केट को रेगुलेट करती है, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है इंडिया में, वो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी एक 1992 में एक्ट बना के इसको सांविधिक संस्था बनाया था। तो ये कैटेगराइज करती है फ्रंट रनिंग को कि ये मार्केट को मैनिपुलेशन करती है और इनसाइडर ट्रेडिंग की तरह होती है। इसलिए कोई भी पर्सन इसको करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि वो प्राइस को
प्राइस मूवमेंट को फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो ये सेबी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करती है और जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है उसको पेनलाइज करती है, यानी कि उस पर पेनल्टी लगाती है, पनिश करती है, उसे दंड देती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इटली टीज। इंडिया इटली टीज ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो हमारी इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने अभी ये मिले इटली के फॉरेन मिनिस्टर से लुगी डी मायो से दिल्ली में। तो ये दिल्ली में आए फॉरेन मिनिस्टर इटली के, तो यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट हुए। यहाँ पे यूक्रेन इशू को भी मतलब इशू के जो यूक्रेन इशू है उसको भी डिस्कस किया गया। क्लाइमेट चेंज कोऑपरेशन के बारे में डिस्कशन हुआ, स्पेस कोऑपरेशन के बारे में दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्कशन हुआ, यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में भी एक दूसरी कंट्री कोऑपरेट करेंगी, सहयोग करेंगी, स्पेस कोऑपरेशन में भी यानी कि एग्रीमेंट करेंगी, समझौता करेंगी। मिनिस्टर ने यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया इटली स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को भी डिस्कस किया जो एनर्जी ट्रांजिशन पे है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंडिया इटली के बीच में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ऑन एनर्जी ट्रांजिशन है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है जो ये फॉसिल फ्यूल एनर्जी यूज होती है, जैसे मान लो पेट्रोलियम वगैरह यूज होता है या फिर कोल से बिजली बनती है, कोयला यूज होता है, फॉसिल फ्यूल, तो इसको ट्रांजिशन करना है, यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना है, यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। तो यही है एनर्जी ट्रांजिशन। ये लास्ट ईयर अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर ने जब इटली में यात्रा की थी G20 मीटिंग में, G20 का जब समिट हुआ था। और इटली ने देखो ये भी एग्री किया है कि G20 की जो मीटिंग है वो इंडिया की जगह जो न्यू दिल्ली में होने वाली थी, ये इटली इसको मीटिंग को कराएगा, क्योंकि 2023 में इसको होस्ट करने के लिए भी इंडिया प्रिपेयर नहीं है। इन दोनों ने और भी पार्टनरशिप करने के कुछ एरियाज़ एक्सप्लोर किए, ढूंढे, जैसे गैस ट्रांसपोर्टेशन में, ग्रीन हाइड्रोजन में, बायोफ्यूल, एनर्जी स्टोरेज, इनमें भी एक दूसरी कंट्री मिलकर पार्टिसिपेट करेंगी। इनके साथ साथ इंडिया और इटली ने टेक समिट एनर्जी ट्रांजिशन पे और सर्कुलर इकोनॉमी पे ये नवंबर 17 2022 को ये कराने की बात कही है यहाँ पे, यानी कि ये जो समिट है, एक मीटिंग होगी इंडिया और इटली की, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन और सर्कुलर इकोनॉमी को डिस्कस किया जाएगा, जो 17 नवंबर 2022 को होगी। नेक्स्ट टॉपिक है रॉ वर्सेस वेड केसेस। ये केस है, मामला है यूएस के सुप्रीम कोर्ट का। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये किससे रिलेटेड है और इंडिया में ऐसा केस क्या है, बस ये डिस्कस करना है हमें। 1973 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूएस में, अमेरिका का जो फेडरल कोर्ट है ना, जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे ही वहाँ का फेडरल कोर्ट है, जिसे यूएस का सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हैं। तो यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को लीगलाइज किया था इस केस के जरिए। इससे पहले 1973 से पहले वहाँ पे कोई भी महिला अबॉर्शन नहीं करा सकती थी। अबॉर्शन का मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, यानी कि जो कोई महिला प्रेग्नेंट है वो अपने बच्चे को पेट से गिरा सकती है, गर्भ से गिरा सकती है। तो अबॉर्शन लीगलाइज किया, यानी कि इसको अलाउ किया। लेकिन अभी न्यूज़ में ऐसा आ रहा है, कुछ रिपोर्ट के हिसाब से यूएस का सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को ओवरटर्न कर सकता है। ओवरटर्न का मतलब जो पहले अबॉर्शन को लीगलाइज किया था उसको अब इलीगल ठहरा सकता है, कि अबॉर्शन का अधिकार नहीं होगा। यानी कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा यूएस के जितना भी वहाँ पे यूएस के स्टेट्स हैं या यूएस है पूरा उसकी टेरिटरी, वहाँ पे ये होगा, क्योंकि देखो अभी तक कोई ऐसा फेडरल लॉ नहीं है, यूएस में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो अबॉर्शन को, राइट टू अबॉर्शन को प्रोटेक्ट करता हो, यानी कि अबॉर्शन करने की अनुमति देता हो, ऐसा कोई कानून नहीं है। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी के हिसाब से ये अबॉर्शन करा सकते हैं वहाँ पे कोई भी महिला। लेकिन अगर ये ओवरटर्न कर दिया, ये हटा दिया जजमेंट को, तो फिर वहाँ पे अबॉर्शन कराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और उन्हें राइट टू अबॉर्शन नहीं होगा वहाँ की महिलाओं को। जो कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं वो देखो कुछ रेस्ट्रिक्टिव लॉ लाना चाहते हैं। वहाँ पे 50 स्टेट है यूएसए में जो ऐसे हैं जो इसको बचाना चाहते हैं और ये अबॉर्शन को प्रोहिबिट करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले ही, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था वहाँ पे 1973 में, तो इससे पहले ही वो प्रोहिबिट करना चाहते थे अबॉर्शन को, कुछ कंजर्वेटिव स्टेट्स, यानी कि वो चाहते थे। वहाँ पे देखो 2 ग्रुप के लोग हैं, मतलब लोग तो बहुत सारे हैं इस जजमेंट के हिसाब से। कुछ हैं जो प्रो अबॉर्शन है, यानी कि प्रो चॉइस भी बोल सकते हैं, प्रो अबॉर्शन या प्रो
प्रो चॉइस। ये दूसरा है प्रो लाइफ बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, एक जो ग्रुप है ये चाहता है कि वो सारा जो अधिकार है अबॉर्शन का वो होना चाहिए महिला के पास, यानी कि वुमन के पास, क्योंकि वुमन की बॉडी है, वो जैसा चाहे अपनी बॉडी पे उसकी चॉइस होनी चाहिए, तो उसे राइट टू अबॉर्शन होना चाहिए। दूसरे ग्रुप है वो ये बोलता है कि जब बच्चा इस स्टेज में हो जाए कि वो अब जीवित रह सकता है। देखो अब साइंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है पहले से ज़्यादा, 1973 से भी ज़्यादा। अगर बच्चा मान लो 4-5 महीने का है तो मान लो एक स्टेज है जिस पे बच्चा जीवित रह सकता है, अगर वो गर्भ से बाहर भी आ गया तो उसे साइंटिफिक इक्विपमेंट के जरिए उसे जीवित रखा जा सकता है और वो फिर बड़ा हो सकता है, जैसे नॉर्मल बच्चा 9 महीने के बाद गर्भ से बाहर आता है। तो अगर बच्चा इस स्टेट में है, स्टेट का मतलब यहाँ पे इस पोजीशन में, इस स्थिति में कि वो जीवित रह सकता है, और अगर उस स्थिति में उसका अबॉर्शन कराया गया, उसे गर्भपात किया गया, तो फिर ये समझ लो एक डेथ है, मर्डर है, एक लाइफ का मृत्यु है, ये जीवन खत्म किया गया है। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि अबॉर्शन का अधिकार ना हो क्योंकि एक मर्डर हो गया ये बच्चे का, और कुछ लोग चाहते हैं कि वहाँ पे राइट टू अबॉर्शन महिला के लिए ये हक हो क्योंकि उनकी बॉडी पे उनका हक होना चाहिए, राइट टू चॉइस एक अधिकार होना चाहिए उनका। तो ये डिबेट चलती है। अच्छा, इंडिया में क्या है, प्रेगनेंसी के लिए कोई कानून बना हुआ है? प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए इंडिया में एक कानून है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये अलाउ करता है 20 हफ्ते तक की अबॉर्शन करा सकता है कोई भी महिला, अगर बच्चा मान लो 20 हफ्ते तक का है, 20 वीक्स का है तो करा सकता है। लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया 2021 में और 20 से इस टाइम को इंक्रीज कर दिया 24 वीक। 24 वीक का भी चाइल्ड है तो उसे अबॉर्शन कराया जा सकता है इंडिया में, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरीज की महिलाओं को ही। वो महिला जिसका रेप हुआ है या फिर कोई इंसेस्ट सर्वाइवर है, ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी का मान लो कोई है, या फिर ऐसा है कि जिसे दो रजिस्टर डॉक्टर ये अप्रूवल दे दें कि इसका अबॉर्शन कराना ज़रूरी है, वरना किसी को यानी कि उसकी लाइफ को, उसके जीवन को भी अफेक्ट कर सकता है, यानी कि उसकी डेथ भी हो सकती है महिला की। तो इस केस में कराया जा सकता है 24 वीक तक, किसी भी गर्भवती महिला अबॉर्ट करा सकती है, अबॉर्शन करा सकती है। इसमें अमेंडमेंट करके ये भी दिया गया जो 24 वीक का टाइम है, इससे ज़्यादा भी टाइम का अगर है गर्भ तो उसको भी टर्मिनेट किया जा सकता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन उस केस में मेडिकल बोर्ड होगा, उसमें कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, अगर वो सलाह देते हैं, वो अलाउ करते हैं मेडिकल बोर्ड, तो फिर उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, अबॉर्शन किया जा सकता है। ये इंडिया में कुछ कानून है इसका। और देखो MRTP के लिए शायद हमने स्पेशल लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है इसको। नेक्स्ट टॉपिक है परशुराम थीम पार्क। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी 1.5 करोड़ रुपए जारी किए ये कर्नाटक में ये परशुराम थीम पार्क बनाने के लिए। करकाला एक जगह है वहाँ पे, ये हैं परशुराम जी। ये कौन है, बस इनकी बारे में थोड़ी डिटेल डिस्कस करनी है इस टॉपिक में। बस परशुराम है जो मालाबार के ट्रेडिशनल फाउंडर है। मालाबार जो कोस्ट है ना, केरल कर्नाटक के साइड में, केरल के साइड में ही है मेनली, ये वहाँ पे ट्रेडिशनल फाउंडर है, यानी कि मालाबार को स्थापित किया था इन्होंने, परशुराम जी ने, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे कुछ इन्हें लैंड उधार मिली थी, दान में मिली थी यहाँ पे भूमि कुछ, और यहाँ पे कुछ प्रिस्टी क्लास के जो मेंबर हैं उनके बिहाफ पे कुछ लोगों को लेके आए थे ये, क्योंकि वो पश्चाताप करना चाहते थे। पश्चाताप यानी कि प्रायश्चित, एक्सपिएट, रिग्रेट करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ क्षत्रिय लोगों को स्लॉटर किया था, जनसंहार किया था। इतना जानना जरूरी नहीं है परशुराम जी के बारे में, बस इतना जान लो कि परशुराम जी हिंदुइज्म में, यानी कि हिंदू धर्म में जो गॉड विष्णु हैं, भगवान विष्णु, उनके 10 अवतार माने जाते हैं। उनके 10 अवतार थे, उनमें से जो छठे नंबर के अवतार हैं, इनकारनेशन, इंग्लिश में अवतार को बोलते हैं इनकारनेशन, तो ये 6th इनकारनेशन है भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से। और ऐसा भी माना जाता है ये वन ऑफ द चिरंजीवी भी हैं। चिरंजीवी का मतलब होता है जो कभी नहीं मरते, इमॉर्टल वंस। तो ये चिरंजीवी भी हैं, और ये कब अपीयर होंगे? कलयुग में, क्योंकि अभी ये कलयुग चल रहा है हिंदू धर्म के हिसाब से।
तो ये कलयुग के अंत में होंगे, जब कलयुग खत्म होने वाला होगा तब ये चिरंजीवी आएंगे कलयुग में। और ऐसा माना जाता है ये विष्णु के जो 10th, जो भगवान विष्णु है उनके जो 10वें और लास्ट आखिरी इनकारनेशन थे कल की, उनके गुरु होंगे, उनके गुरु होंगे ये कौन? परशुराम जी। नेक्स्ट टॉपिक है द यूज ऑफ लाउड स्पीकर फ्रॉम ए मॉस्क इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इतनी सी न्यूज़ है जितना टॉपिक ये लिखा हुआ है हेडलाइन में, सिर्फ इतना ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो मॉस्क है, मस्जिद में लाउड स्पीकर का यूज किया जाता है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है आर्टिकल 25 के अंदर। ऐसा मानना है। देखो मई 2020 में भी हाई कोर्ट का ये आया था कि जो अजान है, अजान तो इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम धर्म का, इस्लाम में करने का अधिकार है क्योंकि इस्लाम धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक हिस्सा है। तो ये प्रेयर का भी पार्ट है, प्रार्थना के पार्ट है अजान आप लगा सकते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप लाउड स्पीकर लगा के अजान को लगाएं। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है आर्टिकल 25 के अंदर, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। तो इतना याद रखना है बस कि मॉस्क में लाउड स्पीकर का यूज करना फंडामेंटल राइट है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है पेंगोलिन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। पेंगोलिन एक स्पीसीज है भाई साहब, इसके बारे में कई बार डिस्कस किया है हमने। ये है पेंगोलिन, देख लो आप, ये एनिमल है एक। अभी इसको रांथमबोर टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, वहाँ से इसको बचाया गया। कुछ यहाँ पे देखो एक नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है जयपुर में, तो कुछ ऑफिशियल ने, फॉरेस्ट ऑफिशियल ने यहाँ पे इनको कैप्टिविटी में रखा गया है, यानी कि इनको यहाँ पे कैद करके रखा गया। और इनको जो एंडेंजर्ड मैमल है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो आता है, इसने खाना खाने से मना कर दिया क्योंकि इसमें रखा गया था जो बायोलॉजिकल पार्क में, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। तो यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, फॉरेस्ट में जो अफसर होते हैं, इनको खाना दे रहे थे, किसको? इस पेंगोलिन को, लेकिन इसने खाने से मना कर दिया भाई साहब। और इसने गड्ढा खोद रखा है, बूरो को मतलब गड्ढा, और वहाँ पे ही रहती है ये पेंगोलिन। तो इसने खाना खाने से मना कर दिया, इसलिए न्यूज़ में है। समझ रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट है ये पेंगोलिन? क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने बहुत बार प्रीलिम्स में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। लेटेस्ट अगर मैं कहूँ तो 2021 में भी क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। अगर आपने सही से एनालाइज किया होगा 2021 का पेपर तो आपको पता होगा 2021 के पेपर में पूछा है नहीं। ये पेंगोलिन, इसको स्केली एंटीटीटर भी बोलते हैं, एक मैमल कैटेगरी है। ये मैमल आप जानते हो क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं स्तनपायी जीव या स्तनधारी जीव। ऐसे जीव जिनमें मान लो जो होते हैं वर्टेब्रेट होते हैं, यानी कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, और जो बच्चे को जन्म देते हैं, डायरेक्टली बेबी प्रोड्यूस करते हैं, और वार्म ब्लडिड होते हैं, जिनका गर्म खून होता है, वार्म ब्लडिड। और बेबी प्रोड्यूस करने के बाद वो अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हों, यानी कि मिल्क प्रोड्यूस करते हों, मेमरी ग्लैंड हो उनकी फीमेल के पास। तो ये 4 कैटेगरी होनी चाहिए। तो वर्टेब्रेट यानी कि रीढ़ की हड्डी हो, वार्म ब्लडिड हो, गर्म खून हो, बेबी प्रोड्यूस करते हो, अंडे से बच्चे ना निकलते हों। जैसे मुर्गी एक मैमल नहीं है क्योंकि अंडे देती है, अंडे से जब बच्चे निकलते हैं। जैसे डॉग, कुत्ता एक मैमल है, आदमी भी एक मैमल ही हो गया। तो ये ऐसे जीव को बोलते हैं मैमल। ये पेंगोलिन भी मैमल ही है। सारी इसमें ये क्वालिटी हैं जो मैमल में होती हैं। 8 स्पीसीज़ पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, अफ्रीका और एशिया में पेंगोलिन की। अगर एशियन स्पीसीज़ की बात करें, एशिया में मिलती है सुंडा पेंगोलिन, फिलीपीन पेंगोलिन, चाइनीज़ पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन। अफ्रीकन जो स्पीसीज़ हैं उनका नाम है लॉन्ग टेल्ड पेंगोलिन, ट्री पेंगोलिन, जाइंट पेंगोलिन और ग्राउंड पेंगोलिन। ये जो होती हैं, ये इसके ऊपर जो लगी हुई है ना, ये वाली देखो, ये इनको स्केल बोलते हैं। ये जो इसके ऊपर जो पंख सी लगी हुई है दिखाई दे रही हैं आपको, स्केल बोलते हैं इनको, SCALE, स्केल्स। स्केल्स ये क्रेटीन की बनी होती हैं। जैसे आपके बाल है ना, सर पे बाल होते हैं, उनमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर क्रेटीन होता है। क्रेटीन प्रोटीन का ही पार्ट है, तो ये क्रेटीन ही होता है इन स्केल्स में। तो इसको प्रोटेक्ट करती हैं, इसकी स्किन को, इसकी त्वचा को प्रोटेक्ट करती हैं, मैमल की त्वचा को। और देखो पूरे वर्ल्ड में, यानी कि अर्थ पे ओनली ये स्किनी मैमल है, स्केल मैमल है। जो ऐसी स्केल्स किसी स्किन पे हैं वो ओनली स्केल स्किनी मैमल सिर्फ ये पेंगोलिन है। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्केल मैमल नहीं है जिसकी शरीर पे, त्वचा पे ऐसे स्केल्स बने हुए हों। जो यूपीएससी ने पूछा था ना 2021 में क्वेश्चन, वो इससे पूछा था कि अगर मान लो कोई इस पर अटैक करने आए तो ये बॉल की तरह सिकुड़ जाती है, कि बॉल की तरह इकट्ठा हो जाती है? तो हाँ, ये हो जाती है।
तो जब इस पे कोई खतरा होता है, थ्रेटन होता है, तो बॉल की तरह ये रोल कर लेती है, अपने आप को घुमा लेती है ये पेंगोलिन। और इस वजह से जब कोई इसका शिकार करने आता है ना, हंटर, पोचर, पोचर का मतलब हंटर, शिकारी, तो आसानी इसका शिकार कर सकता है, क्योंकि इसको तो जब खतरा होता है ये अपने आप को गोल कर लेती है, अपने का को इकट्ठा कर लेती है, ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए कोई जीव। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ के ऊपर का भाई साहब कोई गाड़ी भी चढ़ जाए ना छोटी मोटी, तो मरता नहीं है, अपने आप को अंदर घुसा घुसा लेता है अपने सिर को। आपने देखा होगा कछुआ जो होता है, तो इसी तरह से अपने आप को रोल कर लेती है, प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन पोचर है, हंटर इसको पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है CAPF, पुनर्वास। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, सिर्फ इतना याद रखना है पुनर्वास है क्या। एक ये समझ लो एक स्कीम है जो वेलफेयर रिहेबिलिटेशन बोर्ड है, इसके जरिए ये चलाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये अभी अनाउंस की है। CARPF के जवानों के लिए, CRPF के जवान ये हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आर्म्ड पुलिस फोर्स है हमारी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल, इनके लिए चलाई है, CRPF नहीं है इसमें, सारे हैं अपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सारी आती हैं, CRPF, CISF और आपकी SSB, ITBP सब आती हैं, आपको पता ही है, बहुत बार डिस्कस किया है इसको, अलग लेक्चर में भी डिस्कस किया है CAPF क्या होती है। CAPF और असम राइफल सब इनके लिए डिक्लेयर किया है। जो मान लो रिटायर हो जाते हैं, जो पर्सनल, जो कर्मचारी रिटायर हो गया, उसे दोबारा से रोज़गार देने के लिए, क्योंकि देखो ये रिटायर हो जाते हैं बहुत जल्दी, ये जो जवान होते हैं, CRPF हो गया या CAPF में जितने भी आते हैं, असम राइफल, CISF, तो इनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें दोबारा से जॉब देना, तो यही है इनके रिहेबिलिटेशन करना, इनका वेलफेयर करना, ये स्कीम इसीलिए चलाई गई है, दोबारा से जॉब देने के लिए, री एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। रिटायरमेंट के बाद जैसे भी वो एलिजिबल है, मान लो कहीं पे गार्ड की जॉब दे दी, रक्षक की, या कहीं पे स्टोर में जॉब दे दी, क्लर्क की, मतलब क्लर्क की जॉब दे दी कहीं पे, इस तरह की जॉब। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इस तरह के कुछ ऑलरेडी पोर्टल चला रखे हैं, जैसे एक है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए एक पोर्टल चला रखा है, पोर्टल का मतलब इंटरनेट पे साइट, इनके वेलफेयर के लिए। इसमें प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जो पर्सनल होते हैं, कर्मचारी। नेक्स्ट टॉपिक है पल्सर। प्रीलिम्स और GS पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। पल्सर है क्या, बस इतना जानना आपको। ये बाइक नहीं है पल्सर जो बजाज की आती है, पल्सर एक, ये समझ लो स्टार है, एक तारा है, जैसे सन एक स्टार है, ऐसे ही एक स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार है। कुछ समय पहले जो एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोनॉमर मतलब स्पेस साइंटिस्ट, जो स्पेस के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, ऐसे वैज्ञानिक, वो मानते थे कि एक ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी, लेकिन अब वो मान रहे हैं कि एक ब्राइटेस्ट पल्सर स्टार है, एक इस तरह का स्टार है, ये ऑब्जेक्ट है, स्पेस में दिखाई देता है, आपको दिखाई नहीं देगा, टेलीस्कोप से दिखाई देगा ये। तो ये पल्सर है, ये मोस्ट ल्यूमिनस वन है, 10 टाइम्स ब्राइटर है, जितने भी ऑब्जेक्ट अभी ब्राइटर पाए गए हैं, यानी कि चमकीली, जैसे सन चमकीला, सन एक लाइट देता है, प्रकाश देता है, इस तरह से ये जितने भी ऐसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट मिले हैं स्पेस में, उनमें उनसे भी 10 गुना ज़्यादा ये ब्राइटेस्ट है। इसे पल्सर शॉर्टकट में बोलते हैं, इसका पूरा नाम है PSR J05237125, पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जो मिल्की वे है हमारी, मिल्की वे दुर्गमेगला हमारी गैलेक्सीज, उससे ये काफ़ी बहुत ज़्यादा, उसके लिमिट से बहुत ज़्यादा दूर है। देखो जितना भी आपको आसपास दिख रहा है पूरा यूनिवर्स, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, उसमें एक सोलर सिस्टम होता है हर गैलेक्सीज में। जैसे हमारी गैलेक्सी है, उसका नाम मिल्की वे है दुग्धमेगला, उसमें सोलर सिस्टम है, सन है, सन के चारों ओर बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं, क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं, यानी कि एस्ट्रॉयड प्लानेट घूम रहे हैं। तो इस तरह से ये एक हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उससे बहुत ज़्यादा दूर है, और एक क्लाउड बना हुआ है बादल सा, जिसको लार्ज मैगेलानिक क्लाउड बोलते हैं, उसके अंदर ही है ये। जो पल्सर है ये न्यूट्रॉन स्टार है एक, जो रोटेट करता है बहुत क्विकली, और 2 पोलराइज्ड रेडियो लाइट रिलीज करता है, और एक बीम क्रिएट, ये बीम्स हैं जो ये क्रिएट करते हैं यूनिक टाइमिंग, जिसकी वजह से एक पोलराइजेशन सिग्नेचर भी जनरेट होता है। ये समझ लो एक लाइट ये क्रिएट करता है, रिलीज करता है अपने अंदर से। ऐसी बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं स्पेस में, उनमें से एक पल्सर भी है जो पोलराइज्ड लाइट इमिट करता है, निकालता है, इसी तरह से लाइट निकालता है जैसे सन रिलीज करता है, इसी तरह से लाइट रिलीज करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन के हिसाब से ये देखो 3 तरह के पल्सर डिफाइन किए गए हैं एस्ट्रोनॉमर के द्वारा।
साइंटिस्ट ने 3 कैटेगरी में बांटा है पल्सर को। 3 कैटेगरी के हैं ये। एक है रोटेशन पावर्ड पल्सर, ये रोटेशन एनर्जी की वजह से जो लॉस होता है, रोटेशन एनर्जी का लॉस होता है, उसकी वजह से स्टार क्या है, पावर मिलती है स्टार को। एक है एक्रीशन पावर्ड पल्सर और एक है मैग्नेटार पल्सर। ये 3 कैटेगरी के हैं, अपने अपने डिफरेंट कैटेगरी की वजह से ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसमें देखा हमने, रोटेशनल एनर्जी की वजह से जो लॉस होता है उसकी वजह से पावर मिलती है रोटेशनल पावर्ड पल्सर को। एक्रीशन पावर पल्सर को मिलती है, इसमें जो एक्रीटेड मैटर होता है, इसके पास जो भी मैटर पदार्थ कुछ है, उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वजह से इसको पावर मिलती है एक्रीशन पावर्ड पल्सर को। एक है मैग्नेटार पल्सर। तो ये 3 तरह के स्टार हैं। इसको जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो ही प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर प्रोवाइड करती है मैग्नेटार को, जिसकी वजह से इसको एनर्जी मिलती है, इस पल्सर को, स्टार को। तो यही था इस लेक्चर में। और देखो 10 मई और 11 मई आज का जो टॉपिक है वो भी आज ही शायद आ जाएगा, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। उसके बारे में जितने भी टॉपिक हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे।